दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस क्लास में जो है वो इतिहास के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो TRE 1 हो, TRE 2 हो, 3 हो या उसका जो री एग्ज़ाम हो, उन सभी के क्वेश्चनों को हम आज देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी हाल ही में जो है वो दानिश सर ने टीचिंग परीक्षा ने अपनी बुक लॉन्च की थी, तो हम आप सभी के अनुरोध पे जो है वो बुक लेके आए हैं और उसका क्वेश्चन जो है वो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें जो है वो BPSC TRE 1, TRE 2 और TRE 3 जो कैंसिल हो गया था, और उसके बाद जो री एग्ज़ाम है, उन सभी से सम्मिलित जितने भी क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। ये इतिहास की क्लास होने वाली है। और इतिहास के अलावा हम ऐसे ही भूगोल और जो हमारा राज्य व्यवस्था है या जिसे हम पॉलिटी कहते हैं वो भी, और सारी जो क्लासेज है सारे सब्जेक्ट की हम इसी के माध्यम से, इसी बुक के माध्यम से करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप केवल प्रश्नों पर ध्यान मत दीजिएगा, आप जो है एक्सप्लेनेशन पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इसके आगे और पीछे से भी बन सकते हैं। तो आप जो है एक बार जब मैं एक्सप्लेनेशन बोलूँगा या आपके स्क्रीन पर जब दिखेगा तो आप उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा और दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो को आप तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और आप सभी के प्रयासों से ही हम वीडियो जो है वो आप तक ला पाते हैं। अगर जो है आप सभी का एफर्ट जो रहेगा वो इस वीडियो पर बढ़िया रहेगा तो हम अगला भी सेशन ऐसे ही लाएंगे। वरना जो है अगर आपका जो है परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं रहा, आप सभी ने अगर लाइक और शेयर नहीं किया चैनल को, अगर जो क्लासेस के व्यू अच्छे नहीं आए, तो फिर हमें मजबूरन जो है ये क्लास आगे बढ़ानी नहीं पड़ेगी और इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो है ये NCERT और SCERT बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको पूरा देखिएगा, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल जो पूछ रहा है कि मगध एवं अंग के मैदान जो है, मगध एवं अंग के मैदान जो है निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। तो आपको बताना है कि मगध एवं अंग के मैदान जो है वो किसके हिस्से हैं। देखिए BPSC TRE 2.0 में आपसे 10/12/2023 को पेपर 3 में ये सवाल पूछा गया था। अब देखिए मैं ये सारे क्वेश्चन आपको पहले करवा चुका हूँ और एक प्रकार से ये आपका रिवीजन है। तो जब आप क्लास देख लीजिएगा और जो भी हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं 20-25 30 क्वेश्चन जो इस क्लास में हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। इससे क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मगध एवं अंग के मैदान जो हमारे हैं वो किसके हिस्से हैं, तो ये मध्य गंगा मैदान के हिस्से आते हैं। अगर हम गंगा के मैदान की बात की जाए तो NCERT के अनुसार जो है गंगा का मैदान कहाँ तक विस्तृत है, तो ये घग्गर नदी से लेके, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, घग्गर नदी से लेके जो है वो तीस्ता नदी तक के बीच के क्षेत्र को जो है वो गंगा का मैदान कहा गया है, ठीक है। ये NCERT में दिया हुआ है कि गंगा के मैदान का जो विस्तृत क्षेत्र है वो घग्गर नदी से लेके वो तीस्ता नदी तक है, याद रखिएगा, तीस्ता नदी तक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है, इसको याद रखिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि यमुना से लेके अलग अलग, लेकिन आपको नहीं, आपको घग्गर और तीस्ता याद रखना है, ये आपकी NCERT में दी हुई है, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा बी विकल्प हो जाएगा। जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार आता है, संपूर्ण बिहार जो आता है वो हमारा किस में आता है, तो मध्य गंगा के मैदान में आता है। इसीलिए जो हमारे अंग, मगध एवं अंग हो जाएंगे, ये भी हमारे जो आएंगे किस में आएंगे, तो मध्य गंगा मैदान का हिस्सा होंगे, मिडिल गंगा वैली का हिस्सा होंगे। देखिए मध्य गंगा का मैदान का पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है, ठीक है। और इसकी औसत ऊंचाई जो कितनी है, तो 50 से 100 मीटर है। आपकी बार हो सकता है पूछ ले कि आपका जो है जो हमारा गंगा का मैदान पड़ता है बिहार में, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी 50 से 100 मीटर औसत ऊंचाई है। और मगध एवं अंग के मैदान जो है वो मध्य गंगा मैदान में स्थित है। मध्य गंगा का मैदान जो है कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी याद रखिएगा, कृषि के लिए मध्य गंगा का मैदान जो है वो आपका प्रसिद्ध है। देखिए ये जो हमारा बिहार आता है, ठीक है, ये जो हमारा बिहार आता है ये किस में आता है, देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है और बिहार जो है संपूर्ण किस में आता है, तो मिडिल गंगा प्लेन में आता है। और हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो हमारा किस में आता है, वो लोअर गंगा प्लेन में आता है, ठीक है। ऊपर का जो है जो हमारा उत्तराखंड वगैरह हो गया और उसके ऊपर के हिस्से आधा उत्तर प्रदेश जो ऊपर का हो गया वो हमारा अपर गंगा के मैदान में आता है। हमारा अगला सवाल है कि कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के जो है वो प्राध्यापक थे। आपको बताना है कि कौटिल्य जो है, इन जो ऑप्शन आपको दिया गया है इनमें से
किस स्थान पर जो है वो राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के जो है वो टीचर रहे थे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नालंदा हो जाएगा या पाटलिपुत्र हो जाएगा, तक्षशिला हो जाएगा। आपको बताना है कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। और बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, बीपीएससी स्कूल टीचर मतलब टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, इसका जो सही जवाब है वो हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो जो कौटिल्य थे, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ये जो है वो तक्षशिला में एक अध्यापक थे। ठीक है, तक्षशिला में थे, इसलिए हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के जो है वो प्राध्यापक थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है, तो ये अर्थशास्त्र जो है ये जो है राजनीतिक जीवन से रिलेटेड है। ठीक है, जो मौर्यकालीन साम्राज्य था और उसकी राजनीतिक व्यवस्था थी, उसके बारे में ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। अर्थशास्त्र नाम सुन के इकोनॉमी की तरफ मत भागिएगा। ठीक है, आपको पहला ऑप्शन यही दे देगा कि ये जो है वो आर्थिक जीवन से रिलेटेड है, तो नहीं, ये राजनीतिक जीवन से रिलेटेड है। और मौर्य काल में जो राजनीतिक व्यवस्था थी चंद्रगुप्त मौर्य की, उससे रिलेटेड ये पुस्तक है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार आपके एग्जाम में जो है वो पूछी जाती है। हमारा अगला सवाल है कि प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य जो है लोहे का स्तंभ किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो लोहे का स्तंभ जो है वो किस शहर में स्थित है। आश्चर्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि आज तक इसमें जंग नहीं लगी है। ठीक है, आज तक इसमें जो है वो जंग नहीं लगी है और ये आपका एनसीईआरटी में है, आपका सीधा दिया हुआ है। और ये सवाल जो है वो एनसीईआरटी से पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, आप ये बताइएगा मुझे कि आप अगर आप ये जानना चाहते हैं, क्वेश्चन का सोर्स जानना चाहते हैं कि मैं अभी आपको बताऊं कि 40 से 40 क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरा एनसीईआरटी और एससीईआरटी एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि अधिकतर जो सवाल हैं एससीईआर जो हमारे हिस्ट्री के हैं या ज्योग्राफी के हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसा कुछ चाहते हैं आप, तो मैं ज़रूर आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य जो है लोहे का स्तंभ जो है किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा विकल्प डी जो है, बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। देखिए, आपका बीपीएससी टीआरई 3 में 20/7/2024 को प्राइमरी टीचर के एग्जाम में जो है ये सवाल पूछा गया था। देखिए, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। यह कुतुब परिसर में खड़ा हुआ है। ठीक है, अपनी जंग प्रतिरोधक संरचना के लिए प्रसिद्ध है और यह स्तंभ 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। और लोहे का स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, देखिए 375 से 413 ईस्वी में ये लौह स्तंभ बनवाया गया था और आज तक जो है इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है, इसीलिए इसे प्राचीन भारतीय धातु कर्म का जो है वो आश्चर्य कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है विजय स्तंभ के रूप में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक आपको देखने को मिलता है। तो ऐतिहासिक दक्षिणापथ का विस्तार कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है, तो ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी तक, या विंध्याचल पर्वत श्रेणी से जो है कावेरी नदी के मध्य, या आपका सतपुड़ा श्रेणी से नीलगिरी तक का। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो आपका सही है। जो दक्षिणापथ नामक क्षेत्र था ये आपका विंध्याचल से लेके और कावेरी और सतपुड़ा से नीलगिरी तक का सबका क्षेत्र जो है ये आपका क्या कहलाता था, तो दक्षिणापथ कहा जाता था। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है, डी विकल्प होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, उपयुक्त में से एक से अधिक। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 और पेपर 2 शिफ्ट 2 में जो है पूछा गया था। और इसका देखिए, भारतीय इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी के क्षेत्रफल को सम्मिलित किया जाता है। इसमें सतपुड़ा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी शामिल है। अतः उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होंगे और डी विकल्प हमारा जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कृष्णा नदी और कावेरी नदी तक का जो है विंध्य पर्वत से लेके और सतपुड़ा से लेके नीलगिरी तक का क्षेत्र क्या कहलाता था, तो दक्षिणापथ कहलाता था, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो भारत आए मुस्लिम खोजकर्ता, जिसका क्या नाम था, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता नाम था, वो किस देश के थे। ठीक है, आपको बताना है कि इब्न बतूता जो था वो किस देश का था, अफगानिस्तान, मोरक्को या इराक, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप देख सकते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये सवाल पूछा गया था। तो इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, तो ये हमारा जो था वो मोरक्को का निवासी था। ठीक है, मोरक्को का, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था, अफ्रीका महाद्वीप के, ठीक है। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में 1333 में पहुंचा और मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से 1351 ने इब्न बतूता को दिल्ली का जो है वो काजी या जज जो है वो नियुक्त किया गया था। मुगल शासन में जो है वो जज को क्या कहा जाता था, तो काजी कहा जाता था, इसीलिए इन्होंने जो है काजी लिखा है कि इब्न बतूता को जो है वो दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का जो है वो प्रमुख कारण कौन था। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आपको देखने को मिलेगा सभी ऑप्शन, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि रेलवे के मार्गों पर तख्तों के स्लीपर की मांग को पूरा करने तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। इसके अलावा जो है वो नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं काफ़ी का वृक्षारोपण करना। और हमारा जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है वो कह रहा है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत बनाना, ठीक है। तो मुख्य कारण आपसे पूछा है, देखिए वैसे तो कारण ये सभी सही थे, लेकिन आपसे क्योंकि मुख्य कारण पूछ रहा है तो मुख्य कारण हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। सी विकल्प विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत बनाना, और इसी के लिए जो है वो बड़े बड़े मैदान जो है वो काट के साफ़ किए जा रहे थे और खेती के उपयोग में लाए जा रहे थे। अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखें तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना और साथ ही बढ़ती जनसंख्या, अधिक खाद्यान्न की मांग, वाणिज्यिक फसल और लकड़ी का उत्पादन जो है वो निर्वनीकरण के जो है वो अन्य कारण थे। लेकिन सबसे मुख्य कारण कौन था कि इस खेती का विस्तार करना था और मांग को जो है वो पूरा करना था। हमारा अगला सवाल है कि 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम में यह कहा गया था, क्या कहा गया था। देखिए, वनों को छोड़ने के लिए बागान श्रमिकों को अनुमति की आवश्यकता थी, या बागान श्रमिकों को जो है विवाह की अनुमति नहीं थी, या बागान श्रमिकों को जो है चाय बागानों को अनुमति के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो आपसे उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे बीपीएससी टीआरई 3 जो कैंसिल एग्जाम था, जो पेपर लीक हो गया था, उसमें पूछा गया था। तो इसको जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा कि बिना परमिशन जो है बागान श्रमिकों को जो है चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा ये पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम, तो 1859 का अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम। और इसके तहत जो है 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम के तहत जो है बागान श्रमिकों को जो है बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें शायद ही कभी ऐसी अनुमति दी जाती। 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ने असम में चाय बागानों श्रमिकों की आवाजाही की स्वतंत्रता को जो है गंभीर रूप से जो है वो प्रतिबंधित कर दिया था। हमारा अगला सवाल है जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड है और आपसे कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया में निम्नलिखित में से किस तिथि को महारानी जो विक्टोरिया है इनकी उद्घोषणा जो है वो जारी हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपसे टीआरई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं आपको डेट दी गई है 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा जो हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को जो है 1857 की क्रांति के बाद जो है उसके बाद क्या हुआ था कि महारानी जो विक्टोरिया का जो है वो घोषणा पत्र जारी किया गया था और वो डेट क्या थी, तो 1 नवंबर 1858। देखिए बीपीएससी टीआरई 2 15/12/2023 को ये सवाल पूछा गया था और पेपर 4 में। देखिए ब्रिटिश संसद ने 1858 के संसद के एक अधिनियम को पारित किया और जिम्मेदार प्रबंधन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को के अधिकार को जो है वो हस्तांतरित कर लिए, ठीक है। पहले क्या होता था कि शासन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद क्या है कि ये सारे अधिकार जो है वो क्राउन को जो है ट्रांसफ़र कर दिए गए और इस उद्घोषणा में जिसे भारतीय लोगों को की मैग्ना कार्टा कहा गया, कौन सी उद्घोषणा को, जो 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई थी, इसे भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसकी घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के एक दरबार में की थी। तो याद रखिएगा इसकी जो डेट है वो 1 नवंबर 1858 होगी। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी। तो किसने अधिकार करने में सहायता की थी आपको बताना है। बीपीएससी टीआरई 2 7/12/2023 को यह सवाल पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा, अफ़गान ने, ठीक है। अफ़गान ने जो है वो ऐसा मदद किया था इनका। और जो है महारानी जो लक्ष्मीबाई थी वो एक नवाब थे
बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय, जिन्हें वो अपना भाई मानती थी, इन्होंने जो है वो राखी के साथ जो है पत्र भेजा था और इनकी सहायता के लिए जो है वो बंदा नवाब जो है वो 10,000 सैनिकों के साथ जो है झांसी लड़ने के लिए पहुंच गए थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प हो जाएगा। और ये जो एक्सप्लेनेशन लिखा है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन आया था साथ देने, तो बंदा नवाब अली बहादुर, ये नाम याद रखिएगा। हो सकता है कि इस बार आपसे ये नाम पूछ ले, ठीक है। कितने सैनिकों के साथ आए थे, तो 10,000 सैनिकों के साथ वो झांसी लड़ने के लिए पहुंच गए थे। हमारा अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहला जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। आपसे बीपीएससी टीआरई 2 और बीपीएससी टीआरई 3 में भी दोनों बार ये पेज जो है वो पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो ये किसने कहा था, तो ये वीडी सावरकर ने कहा था, जिन्हें हम विनायक दामोदर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर ने पहली बार जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये बुक जो है इसका नाम याद रखिएगा किसने लिखा है, तो इसको जो किसने लिखा है, तो वीडी सावरकर ने लिखा है, ये भी याद रखिएगा। कौन सी पुस्तक है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 में लिखा इन्होंने इसको। और 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी, ऐसा इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा था और इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो है वो नाम दिया था। हमारा अगला सवाल है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, ठीक है। तो ये आपका जो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 में शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होगा कि इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए ह्यूरोज हो जाएगा, ठीक है, ह्यूरोज हो जाएगा। तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। और 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की जो है वो मृत्यु हो गई थी। हमारा अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने खुद को मुगल सम्राट का घोषित कर दिया था। तो आपको खाली जगह में भरना है कि उन्होंने मुगल सम्राट का क्या घोषित कर दिया था। आपसे बीपीएससी टीआरई 3 2024 में यह सवाल पूछा गया था, जो एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया था। तो उन्होंने पेशवा घोषित किया था कि वजीर या नाइब या डिप्टी, ये आपको बताना है। तो उन्होंने जो है वो खुद को जो है वो मुगल सम्राट का जो है वो पेशवा घोषित कर दिया था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने स्वयं को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित कर दिया और बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र के रूप में मराठा संघ और पेशवा परंपरा को पुनर्स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहब को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह पेशवा के दत्तक पुत्र थे और उन्हें जो है पेंशन देने से भी इनकार कर दिया था। इन सब कारणों से वे 1857 के विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए थे। हमारा अगला सवाल है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास जो है आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें जो है किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 2 8/12/2023 को पेपर 3 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा सन्यासी विद्रोह का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। ए विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में जो है वो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। और आनंद मठ की कहानी 1772 ईस्वी में जो है वो पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेजों और स्थानीय मुस्लिम समाज या मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1882 में हुआ था। याद रखिएगा 1882 में हुआ था। ये भी आपसे क्वेश्चन बना हुआ है पहले के एग्जाम में। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो भी याद रखिएगा 1882 में। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि जो हमारा नील आनंद मठ जो था और आगे डैश लगा के कि 1882, ठीक है। तो इससे क्या है थोड़ा सा आपको याद रहेगा, जब आप एक्टिविटी करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो संथाल विद्रोह या बिरसा मुंडा का विद्रोह या ताना भगत आंदोलन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आंदोलन होगा, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये जो हुआ था संथाल आंदोलन, और वो क्या कहते हैं, हाँ संथाल विद्रोह जो हुआ था ये आपका 1855-56 में हुआ था, ठीक है, 1855-56 में।
1855-56 में हुआ था। इसके नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू, ठीक है, सिद्धू और कान्हू जो थे इसके नेता थे। इसके अगर इसके अलावा हम बात करें तो बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ था ये लगभग 1900 के करीब हुआ था, 1899 से 1900 के बीच माना जाता है, ठीक है। इसके नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे, ठीक है। इसे हम उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और अगर ताना भगत आंदोलन की बात की जाए तो ये 1914 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। तो अब आप बताइए कि कौन सा जवाब जो है इसका सही हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा संथाल विद्रोह जो है, ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे ये सवाल जो है बीपीएससी टीआरई 2 8/12/2023 को पूछा गया था। उपर्युक्त विकल्पों में से सबसे पहले जो है क्या हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था। मैंने आपको बता दिया कि 1855-56 में संथाल विद्रोह, और 1900 में लगभग क्या हुआ था? बिरसा मुंडा का विद्रोह। 1914 जो है वो डेट मानी जाती है ताना भगत आंदोलन की। इसके नेता कौन थे? तो जतरा उराव थे, ठीक है, जतरा उराव थे, या कहीं कहीं जतरा भगत भी लिखा हुआ आपको मिलता है। हमारा अगला सवाल है कि ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? बीपीएससी टीआरई 2.0 8/12/2023 को ये सवाल पूछा गया है। ये सभी आंदोलन जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो वो संथाल विद्रोह हो, या बिरसा मुंडा विद्रोह हो, या ताना भगत आंदोलन हो, या कोल विद्रोह हो, ये सब जो है आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 100% की गारंटी है। तो आप लोग याद रखिएगा। ये जो था एक आदिवासी आंदोलन था। इसके नेता कौन से थे? तो जतरा उराव थे, ठीक है, जतरा उराव थे। कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था, ठीक है, 1914 में हुआ था, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार आपसे प्रेशर दे रहा हूँ। देखिए वैसे तो 1914 से 20 तक का माना जाता है, लेकिन एक डेट अगर आपको 1914 दी रही होगी तो आप उस पर जो है वो सही मार सकते हैं, ठीक है। ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था जो 1914 से 20 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था, और इसके नेता जो थे जतरा उराव थे। हमारा अगला सवाल है कि किसके नेतृत्व में जो है संथाल विद्रोह हुआ था? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका जवाब बताया कि जो सिद्धू और कान्हू थे, ठीक है, सिद्धू और कान्हू, इनके नेतृत्व में जो है वो हमारा जो है संथाल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। क्योंकि सिद्धू कान्हू आपको ऑप्शन में कहीं नहीं देख रहा है, इसलिए ऑप्शन ई आपका जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसके कौन से थे नेता, कौन से थे, या इसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो सिद्धू कान्हू ने किया था। देखिए सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था। और संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार और जो है अब वो अब किसका हिस्सा है? तो झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन जो है वो लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए गए कर के कारण हुआ था, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा आंदोलन था जिसमें लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाया गया और उसके फलस्वरूप जो है वो आंदोलन हुआ था। आपसे बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये सवाल पूछा गया है। तो ये जो है फराजी आंदोलन था कि पागलपंथी विद्रोह था, या आपका वहाबी आंदोलन था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा वहाबी आंदोलन हो जाएगा, वहाबी आंदोलन, ठीक है। वहाबी आंदोलन जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए वहाबी आंदोलन जो है लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन 1831 में शुरू हुआ था। इससे संबंधित नेता कौन थे? सैयद अहमद थे, ठीक है, सैयद अहमद थे। हमारा अगला सवाल है कि शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विरोध किसने किया? तो आपको बताना है कि इसका जो विरोध किया था वो किसने किया था। तो खादिश की जनजाति, या जो है 1855-56 में जो है बिहार के संथाल, या छोटा नागपुर की जनजाति, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप देख सकते हैं कि ये सवाल जो है वो बीपीएससी टीआरई 3 में 20/7/2024 को आपसे क्लास 1 to 5 या प्राइमरी के एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो इसका जो विरोध किया था वो 1855-56 में बिहार के संथाल ने किया था। इसलिए इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 1855-56 का संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हुल के रूप में भी जाना जाता है, वर्तमान बिहार तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। और इसमें जो है एक महत्वपूर्ण आदिवासी जो है विद्रोह था ये। और संथाल एक आदिवासी समुदाय ने ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों, साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों के द्वारा शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ जो है विद्रोह किया। बिहार में संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकार और जमींदारी प्रणाली के दोनों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। हमारा अगला सवाल है कि 1832 से 33 के बीच में कोल विद्रोह जो हुआ था उसका नेता कौन था, ठीक है, उसका नेता कौन था आपको बताना है कि 1832 से 33 के बीच कोल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। तो एक नंबर का सवाल ये बन गया आपका कि कोल विद्रोह जो है कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1832 से 33 के बीच में हुआ था। और इसके जो नेता थे वो कौन थे आपको ये बताना है। तो इसके जो नेता थे वो इनमें से कोई नहीं थे, क्योंकि इसके नेता जो थे वो बुद्धू भगत थे, ठीक है, बुद्धू भगत, ठीक है, याद रखिएगा बुद्धू भगत कहा जाता है इनको। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे बीपीएससी टीआरई
2024 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, कोल विद्रोह हुआ कहाँ था, तो ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ था। और कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो बुद्धो भगत और जोवा भगत और झिन्नान्द्र मानकी जैसे नेताओं ने किया था। उन्होंने कोल और अन्य आदिवासी समुदायों को अंग्रेजों के खिलाफ जो है स्थानीय जमींदारों के खिलाफ एकजुट किया था। इसके अलावा जो है आर्थिक जो विद्रोह मुख्य रूप से जमींदारी व्यवस्था से आर्थिक शोषण और गैर आदिवासी बसने वालों द्वारा सामाजिक उत्पीड़न और परंपरा आदिवासी शासन को कमजोर करने वाले ब्रिटिश कानूनों के कारण हुआ था। तो मुख्यतः याद रखिएगा कि इसके जो नेता थे वो कौन से थे, तो बुद्धो भगत थे और जोवा भगत, बुद्धो भगत और जोवा भगत थे। तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि 1817 में जो है वो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो किसने की थी। आपसे बीपीएससी टीआरई 2 8/12/2023 में सवाल पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये रिपीट भी हो सकता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो ये जो की थी वो डेविड हेयर ने की थी। किसने की थी, डेविड हेयर ने की थी, इसीलिए इसका विकल्प जो है वो हमारा बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 1817 में जो है वो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने की थी। और हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जो है वो जाना जाता है। ये कहाँ पे है, तो ये कलकत्ता में है। हमारा अगला सवाल है कि देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे